जैन साथियों नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप बहुत ठीक ठाक होंगे और अपना पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो की सीरीज में हम क्लास 10 हिंदी देख रहे थे। इसी के क्रम में जो है हम आपको चैप्टर नंबर 3 का, जो कि जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें, उसका जो है कि हम कहानी यानी कि भाषण का सारांश बता दिए थे। ठीक, तो आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन और आंसर। ठीक, 15 क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में इसको निपटा दिया जाएगा। ठीक, और यह जो क्वेश्चन है बहुत ही VVI क्वेश्चन है और इसमें से समझिएगा आपको 5 नंबर मतलब एक सवाल आएगा ही आएगा। ठीक, उतना बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं अपना प्रश्न पर। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न क्या कहता है वह देखिए, ये वाला जो है पूरा इसको इससे पिछले वाला वीडियो में हो गया था। ठीक, तो चलता है इससे आगे। यानी कि आज का जो यह जो वीडियो है क्लास है उसमें हम देखेंगे सब क्वेश्चन और आंसर। ठीक, तो देखिए यहाँ। ठीक, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या कहता है। क्या जी, पहला प्रश्न कहता है इसमें कि समस्त भूमंडल क्या समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। क्या कहता है कि समस्त भूमंडल यानी पूरा पृथ्वी पर, ठीक, समस्त भूमंडल मतलब पूरा पृथ्वी पर सर्वविध मतलब सब चीज, यानी संपदा, सब चीज से संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य मतलब प्राकृतिक रूप से जो सुंदर है, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, सवाल पूछता है। कहता है कि लेखक जो है कि पूरा भारत का बखान कर रहा है, तो क्यों? तो क्यों का सवाल सुनिए। कहता है कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। मैक्स मुलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है। क्या चीज कहता है क्यों कहा? कहता है भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। कहता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान एक लॉजिक में यूं करके निकाल लेता है। ठीक, यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधी है, भारत का जो आदमी है वह एक नंबर का जुगाड़ू आदमी है। जुगाड़ लगाकर कोई भी समस्या का समाधान निकाल लेता है। वही कहता है कि ढूंढ निकाल लिए गए हैं। उसके बाद कहता है यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण आसानी से मिल जाता है। सीधा सीधी कहता है कि भारत का जलवायु ऐसा है कि यहाँ जीवन जीने के लिए आसानी से जो है ना, क्या जी, जीवन जीने के लिए और कैसा, ऐसा नहीं कि दुख में, सुख से यानी कि सुखमय जीवन जीने के लिए आसानी से सब चीज ज्ञान मिल जाता है। उसके बाद वातावरण मिल जाता है वहाँ। ठीक, तो आगे चलिए। आगे कहता है जो भूमंडल में कहीं नहीं मिलता है, जो कि पूरा भारत में यानी पूरा दुनिया में ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है। उसके बाद कहता है कि मैक्स मुलर साहब कहता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ भूतल पर ही स्वर्ग की छोटी निखर मतलब क्या चीज, जो कहता है कि भूतल पर ही क्या चीज, भूतल पर ही छटा निखर रही है। सीधा सीधी बात है, छटा निखरने का मतलब हुआ कि दिख रहा है। ठीक, तो कहाँ, भूमंडल पर ही दिख रहा है क्या चीज, स्वर्ग। ठीक, कहते हैं कि भारत में जो है ना कि स्वर्ग कहीं खोजने का चीज नहीं है, स्वर्ग कहाँ है, धरती पर ही है। कहाँ पे, भारत में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बस हो गया 2 नंबर का प्रश्न। अब देखिए कहता है कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के संदर्भ यानी कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। सीधा सीधी बात कहता है कि लेखक के अनुसार सच्चा भारत मतलब कि ओरिजिनल भारत का जो है कि दर्शन कहाँ हो सकता है और जहाँ हो सकता है तो वहाँ क्यों। तो कहाँ होगा, तो वह गांव में होगा, और क्यों होगा वह देखिए यहाँ। इसमें कहता है लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांवों में हो सकते हैं। यानी कि भारत का जो है कि गांव जो है ना, वहाँ समझिए कि सच्चा भारतीय आदमी रहता है। ठीक, और वहाँ भारत का आत्मा भी बसता है किसमें, गाँव में, लेकिन गाँव में, विलेज में। उसके बाद कहता है कि क्योंकि भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारतीय निहित है। उसके बाद भारतीय ग्रामीण लोगों में सच्चाई, गांव का जो लोग होता है ना उसमें सच्चाई रहता है, नहीं कि वो सच्चा बोलेगा, जो करेगा अपने मन से, दिल से करेगा और सही करेगा। ठीक, उसके बाद प्रेम यानी कि गाँव, यहाँ देखिए भारतीय ग्रामीण लोगों में सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना कूट कर भरा होता है। ये सही बात है कि कहता है कि गाँव का आदमी जो है ना कि सच्चाई भी रहेगा, प्रेम भी रहेगा, करुणा भी रहेगा और सहयोग करने का भी प्रवृत्ति होता है। अभी अगर आप गांव में जाइएगा, अगर आप गांव में 2 व्यक्ति लड़ रहा है तो उसमें तीसरा व्यक्ति जाके उसको छुड़ाने लगता है, मतलब कि कहता है कि लड़ो मत। लेकिन यही काम आप शहर में जाकर कीजिएगा तो शहर में देखेगा खड़ा होकर, लेकिन कोई
कोई सटेगा नहीं, कोई छुड़ाएगा नहीं, लड़ रहा है तुम दोनों लड़ो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक। आपको पूरा मार देगा, थोड़ थाड़ देगा, तब पर भी दूसरे को शहर में नहीं आएगा बचाने के लिए। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में अगर आप लड़ रहे हैं, अगर आपको नहीं भी जानता है ना, तो वहां चल के जाके तो आपको छोड़ा देगा, ठीक, कहेगा कि नहीं लड़ने के लिए। उसके बाद कहता है जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। अतः लेखक का कहना बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही बात है। देखिए समझिए, जिस समय वह क्या चीज ये लिख रहा, भाषण दे रहा था, उस समय तो और पूरा डेवलप नहीं था, तो उस समय कैसा होता होगा शहर में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। इसमें कहता है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। क्या चीज कहता है अवांछनीय है, क्यों। देखिए इसका आंसर, देखिए उत्तर कहता है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए और वांछनीय है। कहने का मतलब सीधा सीधी है कि भारत में जो है ना, कि भारत को पहचान सकने वाला दृष्टि यूरोपियों के पास नहीं है, ठीक। कहता है क्योंकि भारत एक ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है। कहते हैं भारत में ऐसा बहुत समस्या है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। कहता है कि भारत में ऐसा समस्या है, अगर उसका भारत में ऐसा समस्या है कि अगर एक समस्या का भी समाधान हो जाएगा ना, तो यूरोपीय लोगों का कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कहता है कि यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के लोगों के लिए चिंतन का विषय है, ठीक। तो चलिए अब देखिए अगला ये सब 2 नंबर में सवाल में पूछेगा, ठीक। तो चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या देखिए 4, यानी कि प्रश्न संख्या 4 में कहता है क्या चीज, वो देखिए। इसमें कहता है कि लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान अवश्य बताया है। क्या प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। तो देखिए इसका आंसर, प्रश्न बुझाया। प्रश्न कहता है लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में, लेखक ने किन क्षेत्र में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया। मतलब कहता है भारत के पास भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान होना आवश्यक है, किन के क्षेत्र में, वह देखिए इसमें पढ़िए इसका आंसर। इसमें कहता है लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, यानी कि भूविज्ञान में या वनस्पति जगत में या क्या जीव जंतु के अध्ययन में या पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है। इसका किसके बीच में, यानी कि जिसको जो है कि भू विज्ञान मतलब ज्योग्राफी, वनस्पति विज्ञान मतलब क्या जी बोटनी, जीव विज्ञान मतलब जूलॉजी के अध्ययन एवं पुरातात्विक ज्ञान मतलब कि जो खोज होता है, पुराना सब चीज को जो खोजता है उसी को बोलते हैं पुरातात्विक ज्ञान। उसके बाद नीति शास्त्र मतलब सीधा सीधा राजनीतिक से जुड़ल है, ठीक। नीति शास्त्र के विषय में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। यानी ऐसे व्यक्ति जो सोचता है हम इस सब विषय में ज्ञान प्राप्त करें, किसमें, यहाँ भू विज्ञान में, वनस्पति में, जीव विज्ञान में, तो उसके लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान होना आवश्यक है। अगला है क्योंकि भारत में क्या चीज कहता है, क्योंकि भारत में इन सब विषयों का अध्ययन करने के लिए उचित वातावरण और ज्ञान का भंडार है। लेखक कहते हैं कि यदि आप इन सभी चीजों में रुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा, ठीक। तो भारत में इस सब चीज पर अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं या आप रिसर्च करना चाहते हैं तो ये सब भारत जो है ना इसके लिए बहुत परफेक्ट है। कौन कहता है, गुणाकर यानी कि मैक्स मुलर साहब कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, यह कहता है कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स, क्या है यह पुरातात्विक विद है, ठीक। वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों, यानी कोई क्यों। तो देखिए कहता है जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, जब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग्स था, तो उसे वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला। जब यह पुरातात्विक खोज कर रहा था ना, उसी समय से मिला, एक सिक्का से भरा घड़ा मिला। वो भी सिक्का किसका, सोना का सिक्का से भरा एक घड़ा मिला है। अगला, तब वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिश नामक सोने के सिक्के अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल
की सेवा में भेज जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझा एवं मुद्रा को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यानी कि सीधा सीधी बात है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में जब पुरातात्विक खोज हो रहा था तो उस समय उसको वाराणसी के पास सोने से भरा, यानी कि सोना के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला। तो वह जब घड़ा मिला ना तो उसको क्या किया, वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक, मतलब कंपनी का जो मालिक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक, उसको भेज दिया और वह क्या किया, उसको गलाकर दूसरे चीज में यूज कर लिया। ठीक है, यानी कि गलाने की घटना को ही क्या कहा है, दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। अगला देखिए, क्योंकि यह सोने का सिक्का एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय, यानी कि अन्वेषण का विषय था, मतलब क्या चीज, रिसर्च का विषय था। ठीक, चलो अब चलते हैं अगला। अगला है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6 में कहता है कि लेखक ने नीति कथा के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अपवाद को रेखांकित किया है। ठीक, तो देखिए इसका कहता है, लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण ही नवजीवन का संचार हुआ है। भारत के कारण ही नवजीवन का संचार हुआ है। आगे देखिए, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही, मतलब इधर से उधर फैल रही, अनेक प्रकार की कथाएं, अनेक प्रकार की मान्यताएं। यहाँ बड़ी बड़ी बातों को एक छोटे से कहावत के रूप में समेट दिया जाता है। क्या कहता है, यहाँ बड़ी बड़ी कहानी को क्या करता है, बड़ी बड़ी बातों को एक छोटे से कहावत में समेट दिया जाता है। जैसे 9 2 11, मतलब क्या हुआ, यानी कि कोई चीज को भाग जाना, चाहे कुछ भी करके भाग जाए, उसी को क्या बोलेंगे, 9 2 11। तो यानी कि बड़ा वाक्य को, बड़ा सेंटेंस को छोटा कर देता है। तो देखिए हम उसके बाद देखिए, जैसे में शेर के खाल में गधा, कहने का मतलब क्या है, शेर के खाल में गधा, यह कहावत है। क्या है, कहावत। अतः हमें यह बात कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण ही नवजीवन का संचार हुआ। कहता क्या जी, शेर के खाल में गधा का मतलब क्या हुआ, देखने में तो लगेगा एकदम से पूरा, मतलब क्या, बलिष्ठ, लेकिन वह निकलेगा डरपोक। ठीक, कहता सीधा सीधी बात है, जो कि देखिए एक आप देखे होंगे, जो बोलता बहुत है लेकिन वह कर नहीं पाता है, तो वही होता है क्या चीज, शेर के खाल में गधा। ठीक, तो चलिए अब अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या कहते हैं 7 में कहता है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया है। सीधा सीधी बात है, कहता है क्या चीज, भारत के साथ में यूरोप व्यापार करता था पहले, लेकिन उसका साक्ष्य क्या दिखाया है, कौन, इसका भाषण का लेखक कौन है, भाषण का लेखक है कौन। चलिए अगला देखिए, कहता है, लेखक कहता है, इस लेखक के अनुसार क्या चीज, लेखक के अनुसार, किसके अनुसार, लेखक के अनुसार भारत सीरिया और फिलिस्तीन इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, क्या चीज, हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाइबिल में की गई, यानी बाइबिल में कही गई है। ये सब जो है ना, क्या हाथी का दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि जिन वस्तुओं के और ओफिर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवाय किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। ये सब जो है ना, क्या चीज, यानी कि हाथी का दांत भारत के बाद किसी में नहीं है, बंदर और मोर, चंदन, ये सब भारत के सिवाय कहीं मिलता ही नहीं है। किसके अनुसार, लेखक के अनुसार नहीं लाई जा सकती है। अतः लेखक ने इन सब प्राचीन प्रमाणों को रेखांकित करते हुए भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के बारे में चर्चा किया है। ठीक, कौन क्या है, मैक्स मुलर ने किया है। अगला देखिए, अगला कहता है इसमें कि भारत की ग्राम पंचायत को किस अर्थ में और किसके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है और स्पष्ट करें। क्या कहता है कि भारत के ग्रामीण पंचायत को किस अर्थ में और किसके लिए महत्वपूर्ण बताया है और क्यों, वही हुआ, स्पष्ट करें या क्यों। तो चलिए पढ़िए इसको। कहता है, लेखक ने भारत के ग्राम पंचायत के बारे में कहा है, कौन कहा है, मैक्स मुलर ने ग्राम पंचायत के बारे में कहा है
कि प्राचीन स्थानीय प्रशासन या शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है। सीधा सीधी बात है, कहता है कि वो जो है ना क्या चीज, ग्राम पंचायत को समझने के लिए, ग्राम पंचायत को समझने के लिए या ग्राम पंचायत के शासन को समझने के लिए भारत से अच्छा कोई उदाहरण दूसरा देश है ही नहीं। भारत के सिवाय दूसरे देश में है ही नहीं ग्राम पंचायत। जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंधित क्या प्राचीन युगीन कानून के पुरातन रूप के विषय में हुए अनुसंधान की महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है, उसके लिए भारत की ग्राम पंचायत को लेखक ने महत्वपूर्ण बताया। कई प्रश्न का कहने का मतलब सीधा सीधी है कि अगर किसी को, यूरोपीय आदमी को सबसे निचला शासक मतलब ग्राम पंचायत शासक होता है, उसको अगर समझना है, बढ़िया से समझना है, तो उसको क्या आना पड़ेगा, उसको भारत के बाद दूसरा कोई ऐसा देश में नहीं बढ़िया से समझ आएगा। ठीक, तो इसलिए भारत जो है कि बढ़िया है। ठीक, वही कहता है कि लेखक महत्वपूर्ण बताया है और स्पष्ट करें क्यों, तो इसीलिए। आगे बढ़िए, अगला सवाल कहता है इसमें प्रश्न संख्या 9, इसमें कहता है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, यानी कि धर्म के दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो देखिए, कहता है कि प्राचीन काल में, कौन सा काल में, प्राचीन में, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है, यानी कि भारत जो है शुरू से ही क्या है, धार्मिक रहा है। ठीक, यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव यानी कि उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीणमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, यानी भारत वैदिक धर्म की भूमि है। अगला देखिए, कहता है वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह शरण स्थलीय है, यानी कि भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह शरण स्थलीय है। आज भी यहाँ नृत्य के नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहे हैं। इस तरह से भारत का धार्मिक क्षेत्र में भी विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। अनेक सीधा सीधी बात है, भारत के बाद कहीं धर्म के बारे में नहीं है। ठीक, तो इसीलिए कहता है कि भारत एक क्या है, धार्मिक, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो महत्व इसलिए है क्योंकि अगर जो है क्या, देखिए, धर्म की दृष्टि से भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ क्या धर्म विकसित हुआ है अलग अलग प्रकार का। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न कहता है इसमें, कहता है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। कहता है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। पढ़िए, इसका आंसर पढ़िए। कहता है कि भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्वान है, यानी कि कहता है मानवीय जीवन का प्राचीनतम, मानव का पूरा प्राचीनतम मतलब सबसे पीछे वाला ज्ञान भी विद्वान है। यहाँ की, कहाँ की, भारत की, यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। भारत का जो भूमि है प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है। यहाँ की संस्कृति भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात है। सीधा सी बात है, कहना कि भारत का जो संस्कृति भाषा है वह पूरे विश्व को सोचने के लिए मजबूर करता है और पूरे विश्व के लिए अनजान है। आज की किसी भी ज्वलंत समस्या से निपटने या किसी भी मसला को सीखने या सिखाने की बात क्यों ना हो। कहता सीधा सी बात, कहता है आज की किसी भी ज्वलंत समस्या से निपटने या किसी भी मसला को सीखने या सिखाने की बात क्यों ना हो, सब बिना भारत का नहीं होगा। भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसी विश्व की और कहीं नहीं मिल सकती। अतः भारत बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करता है या मान्य है। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 11 में कहता है कि मैक्स मूलर ने संस्कृति की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। इतना जो संस्कृति है, भारत में पूरा सांस्कृतिक प्रथा शब्द है, इसका विशेषता बताया कौन, मैक्स मूलर। देखिए क्या सब बताया है। कहता है कि मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता
इनकी प्राचीनता, यानी कि प्राचीनता है, मतलब प्राचीन का जो भाषा है इसीलिए प्राचीनता है। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से ग्रीक लैटिन, ग्रीक लैटिन, संस्कृत की मदद से ही ग्रीक लैटिन, उसके बाद ग्रांथिक और एंग्लो एंग्लो सेक्शन जैसे भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्या को आसानी से हल किया जा सका। उसके बाद मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत विश्व के सभी भाषाओं में सबसे बड़ा है, यानी संस्कृत जो है सबसे बड़ा भाषा है। किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार। संस्कृत के कारण लोगों को एक सही प्रकाश का एहसास होता है। ठीक, अगला चलिए, अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या कहते हैं 12 में, इसमें कहता है क्या चीज? इसमें कहता है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? लेखक के अनुसार, मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास क्या है? तो बताइए, लेखक के किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है। सीधा सी बात है, कहता है कि लेखक किसी भी विषय को एकदम से मूल तक, अंदर तक जाकर उसका देखता है कि उसका उद्गम क्या है, उसी के स्रोत को इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास तथा उसकी शाखाओं या प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है। उसका अध्ययन का फलदायी होता है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में देखिए क्या कहता है। 13 में कहता है कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत को मुख्य लाभ क्या क्या हुआ? यानी कि दोनों संस्कृत और उसके पश्चात दूसरी भाषा के अध्ययन से जगत को क्या लाभ हुआ? कहता है कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में पश्चात जगत के विचार व्यापक और उदार बने हैं। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की भांति गले लगाने की संस्कृति का विकास हुआ है। कि भारत में वैसे भी जो है ना कि सबको मानने का मतलब लड़ता नहीं है भारत में जल्दी आदमी। ठीक, उसके बाद इसके अध्ययन के पश्चात जगत में विश्व के प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सका। इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप से प्रकट कर दिया, और जो पहले नहीं हो पाया था। ठीक, यह किसके कारण हुआ? भारतीय भाषाओं के कारण हुआ है। मतलब भारतीय भाषा में जो है एकता का भाव है। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 14 में देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है क्या चीज? कहता है कि लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। कहता है कि लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण ही नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाओं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही है। यानी कि वही एक इस टाइप का क्वेश्चन एक तो हो गया। ठीक, प्रवाहित रही है। भारत में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म का माना जाने लगा है। बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा कथा निकला है। अगला है, किंतु इसमें निहित समस्याएं समाधान की प्रतीक्षा में है। लेखक ने एक उदाहरण देकर बताया कि शेर की खाल में गधा वाला सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लूटो के क्रिटियस में मिलती है। यानी कि यूनान का एक दार्शनिक था, उसका नाम है प्लूटो, उसी के किताब से मिला है। ठीक, आगे बढ़िए। अगला है प्रश्न संख्या कहते हैं 14, और यह लास्ट प्रश्न है। ठीक, तो चलिए देखिए प्रश्न संख्या 14 में क्या है। इसमें कहता है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा? क्या जी, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। कहता है लेखक जो दूसरा सिकंदर को भी खोज लिया और क्यों कहा, इसका स्पष्ट अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए बोलता है।
कहता है लेखक ने नया सिकंदर भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। और ऐसा कहना बिल्कुल उचित है, क्योंकि लेखक कहते हैं कि यदि आप लोग चाहे तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं। और भारत पहुंचने के बाद एक से एक बढ़कर कहता है भारत पहुंचने के बाद एक से एक बढ़कर क्या चीज, एक से एक बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। जैसे सर विलियम जोन्स ने कोलकाता पहुंचने के बाद इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार काम किए, उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वप्रादेशी और आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं, यह उचित है। ठीक, तो आई होप आपको प्रश्न यानी कि 15 जो सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पहले क्या करना है, कहानी को पढ़नी, भाषण जो है इसको पढ़ना होगा। ठीक, उसके बाद जो है कि आपको क्या चीज़ ये 15 प्रश्न समझ में आएगा। ठीक, अगर आप चाहते हैं क्या चीज़ भाषण का जो पूरा है एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया जाए तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, यह जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव एक ही बार कराया जाएगा पूरा हिंदी का। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।